नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर टॉयज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम टेट, सीटेट और सुपर टेट के महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द दिए गए हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो है रूस के मनोवैज्ञानिक है, जो कि जीन पियाजे के समकालीन मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनके अनुसार बालक का सकारात्मक विकास मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है संस्कृति यानी कल्चर, दूसरा है समाज सोसाइटी, तीसरा है भाषा लैंग्वेज। आत्मनियमन देखते हैं क्या है। आत्मनियमन बालक का अपने व्यवहार हेतु योजना बनाना, निर्देश देना, साथ ही साथ मूल्यांकन करना आत्मनियमन कहलाता है। अब देखते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र इसे कहते हैं। वाइगोत्स्की ने द्वारा यह संप्रत्यय उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की मदद से किए गए निष्पादन में होता है। जैसे अगर हमें कोई एग्जाम देना है, उसका पासिंग मार्क 90 है, अगर हम उसमें 70 नंबर ला रहे हैं तो हमारा वो वास्तविक विकास का स्तर है। और जब हम किसी टीचर या बुक की सहायता से 110 नंबर, 120, 130 नंबर जो ला रहे हैं तो वो हमारा संभावित विकास का क्षेत्र हो जाएगा। और उसके बीच का जो अंतर है उसी को जेडपीडी कहते हैं, यानी निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। आगे है स्वयं द्वारा एक बच्चे के अधिगम और दूसरों, समाज संस्कृति आदि की मदद से बच्चे के अधिगम के बीच का अंतर। बच्चा इस पेड़ के फल को तोड़ना चाहता है तो वैसे तो तोड़ नहीं सकता। जब टीचर उसे बताएगा कि ये सीढ़ी लगाकर उसको तोड़ोगे तो वो आसानी से तोड़ लोगे। तो ये जो टीचर इसमें जो हेल्प कर रहा है वही है, उस हेल्प कर रहा है, और बच्चे का जो ज्ञान है उसके बीच का जो अंतर है वही जेडपीडी है। एक बच्चा जो जानता है और जो जानने में सक्षम है उसके बीच के क्षेत्र में नए ज्ञान का निर्माण होता है। इससे निष्कर्ष निकालेगा कि एक बच्चा जो जानता है और जो जानने में सक्षम है उसके बीच के क्षेत्र में नए ज्ञान का निर्माण होता है। जेडपीडी 4 चरणों में पूरा होता है। पहला है अधिक जानकार द्वारा सहायता देना, दूसरा है अपने आप स्वयं को सहायता देना, तीसरा है अभ्यास द्वारा स्वचालित क्रिया, चौथा है अस्वचालित क्रिया या चरणों की पुनरावृत्ति। अगला है पाड़, मचान, सहारा, स्कैफोल्डिंग। सीटेट के एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो स्कैफोल्डिंग है ये इंग्लिश शब्द है, लेकिन उसमें हिंदी में ही स्कैफोल्डिंग लिखकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है क्या, देखते हैं। जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे पार ढांचा स्कैफोल्डिंग निर्माण कहते हैं। जैसे जब किसी घर का निर्माण होता है तो उसमें जो लकड़ी या फिर लोहे लगाए जाते हैं वो अस्थायी रूप से होते हैं, फिर उसको हटा लिया जाता है कुछ समय बाद, तो वहीं जो अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है सहायता, उसी को हम ढांचा कहते हैं। या इसको कह सकते हैं वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी सहायता या गाइडेंस, यही होता है स्कैफोल्डिंग। देखिए और क्या है, और जो स्पेशल शब्द जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। जैसे दिया यह एक अस्थायी संरचना जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है शब्द है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शिक्षकों, परिवार मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जाए। तो इसमें जो जो शिक्षक हैं, परिवार मित्र हैं, यही स्कैफोल्डिंग का कार्य करते हैं बच्चों के लिए। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं। ये 2019 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है पाड़ या ढांचा। इसको भी याद रखिएगा, इसको पाड़ कहते हैं हिंदी में, पाड़ या ढांचा, स्कैफोल्डिंग भी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है, तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों को संकेत देना
तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये भी पाड़ या ढांचा, सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है एमकेओ। एमकेओ इसका फुल फॉर्म हमेशा जेडीपीडी का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, इसके फुल फॉर्म को सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसका अर्थ है दूसरों से अधिक जानकार। तो वाइगोत्स्की ने दूसरों से अधिक जानकार को परिभाषित किया है कि सीखने वाले की तुलना में खासकर एक विशिष्ट कार्य, अवधारणा या प्रक्रिया के संबंध में बेहतर समझ या उच्च स्तर क्षमता। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर हम उसे कुछ बताएं, मतलब उससे जो अधिक जानकार है, वो टीचर भी हो सकता है, दोस्त है या पिता है, कोई भी हो सकता है, अगर उन्हें वो समझा रहे हैं तो वो एमकेओ का कार्य करते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, ये शिक्षक है, माता पिता है, अनुशिक्षक, यहाँ तक कि साथी भी हो सकते हैं अधिक जानकार जो हो। ले वाइगोत्स्की का तर्क है कि वयस्कों और बच्चों दोनों में वाक के पीछे प्रेरक शक्ति संचार है। वाइगोत्स्की के अनुसार वाक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक सामाजिक वाक है। पहला सामाजिक वाक क्या है? यह वाक किसी भी तरह से बुद्धि या चिंतन से संबंधित नहीं है। इसमें बच्चा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए वाक का प्रयोग करता है। दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए वाक का प्रयोग कर रहा है। एक बच्चा रोने, हंसने और चिल्लाने जैसे सरल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाक का उपयोग करता है। यह लगभग 2 वर्ष या उससे अधिक का होता है बच्चा, तभी सामाजिक वाक होता है। निजी वाक क्या है? निजी वाक संचार, आत्म-मार्गदर्शन और व्यवहार के आत्म-नियमन के लिए स्वयं से बोली जाने वाली बोली है। यह 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को निजी वाक में संलग्न देखा जा सकता है। और व्यक्तिगत वार्ता या निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं उन्हें। बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। जब हम आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस भाषा को निजी भाषण कहते हैं। पियाजे इस निजी भाषण को अपरिपक्व मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की इन विचारों का एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत वार्ता। दूसरा क्वेश्चन है, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्षीय नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार से संबोधित करते हैं? तो ये इसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। लास्ट है मौन वाक। यह वाक जिसमें बिना सुने, बिना श्रव्य, बिना दृश्य, बिना देखे बोलने के सोच में शब्दों या शब्द छवियों का उपयोग होता है। मतलब बिना देखे सुने वो बच्चा उस अपने वाक, मतलब जो बोलना चाहता है उसे प्रकट कर रहा है, तो वो मौन वाक कहलाता है। ये लगभग 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बालक होता है तो वो मौन वाक करता है। अहम केंद्रित वार्ता, इगोसेंट्रिक स्पीच, यह मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे अहम केंद्रित वार्ता है। बच्चे जब अपने आप से बात करते हैं तो वो अहम केंद्रित वार्ता है। देखिए क्वेश्चन है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो हैं जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो सीखने के तरीकों पर पियाजे और वाइगोत्स्की। ये क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द आए वो उसका आंसर हमेशा वाइगोत्स्की ही होगा। इसका ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? इसमें भी देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द आया ना, इसका सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? इसका सही आंसर है वाइगोत्स्की। आगे अब देखते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने क्या कहा? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं।
इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इनके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने कहा हुआ है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे मनोवैज्ञानिक हैं, और यह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। एक क्वेश्चन था कि पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। मतलब इसका मैंने सीधे आंसर लिखा हुआ है कि पियाजे के अनुसार, पियाजे ने कहा हुआ है कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये गुणात्मक रूप से बच्चों से भिन्न होती है। आगे देखिए कुछ विशेष शब्द हैं। स्कीम्स, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहते हैं। जैसे जब बच्चा स्कूल जाता है डेली, तो वो प्रतिदिन ड्रेस पहनता है, जूते मोजे पहनता है, जूते की बद्धी बांधता है, बैग ले जाता लेता है, तो ये बच्चा प्रतिदिन ये कार्य करता है। जैसे कोई आप लोग सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में आता है, तो देखते हैं व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है, इंस्टाग्राम पे क्या अपडेट है, यूट्यूब पे क्या अपडेट है। तो ये हमारा जो आदत है यही स्कीम्स है। जैसे बच्चे को भूख भी लगता है तो वो रोता है, तो उसे पता चलता है कि हम रोएंगे तो हमें दूध मिलेगा, तो वो उसकी आदत है, तो उसे स्कीम्स कहते हैं। अगला है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीम्स और स्कीमा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टेट सीटेट में पूछे जाते हैं। देखिए, स्कीमा मस्तिष्क में पहले से मौजूद मानसिक व्यवस्था जो दोहराए जाने वाले व्यवहार का एक स्वरूप है, जो बच्चों को अपने खेल और अन्वेषण के माध्यम से विकासशील विचारों को खोजने और व्यक्त करने की अनुमति देता है, जहाँ इंद्रिय अंग बच्चों का एकमात्र शिक्षक है। स्कीमा का जो कार्य है, इसमें शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं होती हैं, हमेशा मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो हमें हमारा मस्तिष्क ही हमें कहता है कि ये कीजिए वो कीजिए, तभी हम वो अपने हाथ से पैर से वो एक्टिविटी करते हैं। इसमें बच्चा इंद्रियों का प्रयोग ज़्यादा होता है, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब इंद्रिय अंग हैं। इस पे क्वेश्चन है, देखिए कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्कीमा। ये सब शब्द स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए हैं सी टेट में, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला है क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं। ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर है स्कीमा। स्कीमा को अवधारणाएं कहते हैं। हमारे मतलब अंदर जो ज्ञान है उसको स्कीमा ही कहते हैं। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित और व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। 2012 सीटेट में पूछा गया था ये। देखिए, संक्रिया क्या है? किसी क्रिया को दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़कर फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करना। तो बच्चे किसी खिलौने को लेंगे तो उसे एक दिन के अंदर ही तोड़ देते हैं, तोड़ के या फिर उसको अलग अलग कर देते हैं, तो फिर उसको एक जैसा, फिर पहले जैसी स्थिति थी उसको वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही संक्रिया है कि खिलौने को तोड़कर पहले जैसा बनाने की कोशिश। वस्तु स्थायित्व, इस अवस्था में बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे बच्चे को हम कोई सामान दिखाएं और उसे हम कहीं चुरा दें, बेड के पीछे या तकिया के नीचे कहीं चुरा दे, तो बच्चा की छा उसके दिमाग में उस वस्तु की छाप बन जाती है कि, तो वो फिर वो आसानी से तकिए को हटाकर उस वस्तु को पा लेता है। देखिए, क्वेश्चन है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो इसका सही आंसर है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है। अगला है जीववाद। शब्द है जीववाद, इसका मतलब है कि बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जब वो किसी खिलौने को देते हैं तो वो किसी खिलौने को दें तो वो उसी से बात करने लगता है। या फिर इसमें ये कह सकते हैं कि बच्चा अगर कहीं बाहर से आ रहा है, अगर दरवाजे में वो टकरा गया तो तुरंत रोने लगता है, तो अगर हम उस दरवाजे को मारे हैं तो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। तो ऐसा मतलब बच्चे के अंदर हो जाता है, ये चीज है कि वो भी जीवित है, वो भी चल फिर रहा है। निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है। बच्चा जमीन पे गिर जाता है तो हम जमीन को मारते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है। देखिए, अगला है क्रमबद्धता। किसी विशेष आयाम जैसे लंबाई, वजन के साथ
वस्तु का क्रम निर्धारित करने की क्षमता, ये क्रमबद्धता कहलाती है। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। पहला इसमें आत्मसात्करण। आत्मसात्करण क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, किसी कुत्ते को देखता है, पहली बार जब किसी कुत्ते को देखता है तो अगर वो वाइट है तो उसके अंदर वो दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये सफेद कुत्ता सफेद ही होता है। जब कभी वो दूसरे कुत्ते को देखेगा, ब्लैक कलर का देख लिया या किसी रेड कलर का देख लिया, तो वो आत्मसात्करण कहलाता है कि ये कुत्ता इस कलर का भी होता है। तो पूरे ज्ञान को नए ज्ञान के साथ वो जोड़ लेता है। तो ये नई सूचनाओं को अपने ज्ञान में शामिल करना, जो नई सूचना है उसे मौजूदा ज्ञान में शामिल कर लेना ही आत्मसात्करण कहलाता है। क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रचलित योजनाएं हैं उसमें नई जानकारी जब जोड़ेंगे कोई भी, तो उसे आत्मसात्करण कहते हैं। समायोजन है दूसरा। जीन पियाजे ने समायोजन को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा, धारणाओं और समझ को संशोधित करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, ताकि नई जानकारी को शामिल किया जा सके। यह तब होता है जब मौजूदा स्कीमा काम नहीं करता है और किसी नई वस्तु या स्थिति का संचालन करने के लिए इसे बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे ने कुत्ते को देखा था तो उसको उसके 4 टांग थे, तो अगर किसी बिल्ली को देखेगा तो वो भी पहले सोचेगा कि वो कुत्ता है, तो फिर उसे समझ में आएगा कि वो दूसरा था, ये दूसरा था, तो बिल्ली दूसरे कलर का है, इसके भी 4 टांग हैं। तो वो अपने अंदर इस चीज को अपने ज्ञान में परिवर्तित करता है, मतलब समायोजित करता है कि बिल्ली भी होती है, उसके भी 4 पैर होते हैं। अगला है साम्य धारण। बालक द्वारा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करना साम्य धारण कहलाता है। मानस चित्रण। मानस चित्र वह है शब्द है जिसके द्वारा एक बच्चे ने अपने ज्ञान का उपयोग समस्याओं को हल करने का तरीका बनाने के लिए किया है। किसी समस्या को हल करने के लिए जो हमारे अंदर ज्ञान है उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी है, उपयोग करें, तो वही मानस चित्रण है। अगला है संचालन। यह एक बच्चे की अपने मस्तिष्क में किसी समस्या पर कार्य करने की क्षमता है। किसी समस्या पर कार्य करने की क्षमता को संचालन करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में क्षमता है उसी को। आत्मकेंद्रित। बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है और उसको यह लगता है कि दुनिया के अधिकतर चीजें उसके पास आकर चक्कर लगा रही हैं। ये आत्मकेंद्रित कहलाता है। आगे देखते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इनकी 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष है। इसमें वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध से और स्वाद के माध्यम से ज्ञान का ग्रहण करते हैं। मतलब ये सभी इंद्रिय अंग हैं, सभी इंद्रिय अंग ही इनके शिक्षक होते हैं। क्रियाएं बच्चों में प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, अंतरंग व्यवहार को दिखाते हैं। इनमें चिंतन का अभाव होता है। वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें होता है। वस्तु स्थायित्व के बारे में मैंने बता ही दिया है। आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष है। इस चरण में बच्चे में कई तरह के बदलाव दिखाई देते हैं। एक बच्चे में अपरिवर्तनीयता के गुण होते हैं। अहम केंद्रिता होती है इसमें। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वो जो कर रहा है, वो जो सोच रहा है, सब ठीक है, तो ये अहम केंद्रिता का भाव होता है उसमें बच्चे में। मतलब बच्चे को जो पसंद है वो आपको भी पसंद होना चाहिए, उनमें ये गुण होता है। अगला है जीववाद। जीववाद को मैंने बताया है, उनमें सजीव निर्जीव का पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें देखिए मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट में कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे मुद्रा संप्रत्यय ये कहें कि हम 10 रुपए के अगर 5 नोट बच्चे के दें तो वो लेगा, लेकिन अगर वहीं अगर 100 रुपए का 1 नोट दें तो वो नहीं लेता है। तो उनमें इस चीज की कमी होती है, मुद्रा संप्रत्यय की। दूरी, कहीं किसी स्थान पर अगर बच्चे को स्कूल ले जा रहे हैं तो वो बच्चा रोता है, लेकिन वहीं घर आते समय
वो बच्चा शांत रहेगा या हंसता है। भार में या ऊंचाई में ये इन बच्चे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है कि कितना भार है किसी वस्तु का, मतलब वो उसके बारे में पता नहीं कर पाते हैं। इनमें अपलटावी गुण होता है, जैसे बच्चा किसी वस्तु या संख्या को उलटना या पलटना नहीं सीख पाता। अगर उसको 2+3=5 बता रहे हैं तो वो 3+2=5 नहीं बता पाएगा। या फिर ये नहीं, तो अगर हम 5 आ जाएगा उसका 2+3 करने पर हम पूछेंगे क्या क्या किए हो, तो ये भी नहीं बता पाएगा कि हम 2+3 किए हैं। ये अपलटावी गुण को दिखाता है। संरक्षण की कमी होती है, जैसे उत्क्रमणीयता की योग्यता के कारण मूल संक्रियात्मक बच्चे को संरक्षण कृत्यों को समझने में सहायता मिलती है। जैसे यदि किसी वस्तु की मात्रा में कुछ जोड़ा या घटाया ना जाए तो उसमें मात्रा उतनी ही रहेगी। क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है, संरक्षण का अभाव होता है। मूल आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने पर पुरानी आकृति को भूल जाता है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके दो भाग हैं। पहला है पूर्व संकल्पात्मक काल, संकल्पनात्मक काल, जो कि 2 से 4 वर्ष है। इसे खोज की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक किसी भी घटना से संबंधित क्यों और कैसे जानने के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। इसमें इसे खोज की अवस्था कहते हैं, अनुकरण या खेल की अवस्था या भाषा विकास की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चों का भाषा विकास तेजी से होता है, तो बच्चा किसी चीज को देखकर या बड़े जो करते हैं उन्हें देखकर खेलता है। दूसरा है अंतःप्रज्ञ चिंतन काल। ये 4 से 7 वर्ष होता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक बिना किसी तार्किकता से परखे किसी भी बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, इसमें आत्म केंद्रित होता है और सामाजिक होता है। इसके बारे में मैंने बात की है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है। इस दौरान बच्चे में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे उत्क्रमणीयता होता है। उत्क्रमणीयता क्या होता है? ऐसी योग्यता जिसके द्वारा बालक किसी श्रृंखला को समझने में सक्षम हो जाता है। बाद में उन क्रियाओं को मानसिक रूप से विलोम दिशा में समझने अर्थात उनमें पलटने की योग्यता आ जाती है, मतलब इनमें पलटावी का गुण आ जाता है। एक बच्चे में पलटावी गुण आता है तो वो विविध चिंतन कर अपने विचारों को बदल सकता है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता। इसे संरक्षण का सिद्धांत, जीववाद का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत इसमें, जैसे भार वाला, वजन वाला, सब सिद्धांत इनमें बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। इसमें बालक चिंतन तर्क करना शुरू कर देता है। बालक दिन, तारीख, महीना, समय आदि बताने के योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर कर लेता है। भार, क्रम, मूर्त चिंतन का प्रारंभ, ये सभी चीजें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती हैं। देखिए तर्क मानचित्रण क्या है, इसमें एक बच्चे में शुरू होती है, या इसलिए वे समस्या का विश्लेषण करते हैं, फिर इसके बारे में गंभीर रूप से सोचते हैं और फिर निष्कर्ष पर आते हैं। तर्क मानचित्रण, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, कभी मिला नहीं है सीटेट में आज तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक होता है। यह किशोरावस्था तक के बच्चे के लिए एक चरण है, मतलब 11 वर्ष से 18 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को माना गया है। इसमें काल्पनिक या निगमनात्मक तर्क शुरू हो जाता है, मतलब कि नियम से उदाहरण की ओर होता है निगमनात्मक तर्क। इसमें अपसारी और अभिसारी चिंतन शुरू हो जाते हैं। बच्चे में सृजनात्मक चिंतन होता है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने लगता है। स्मरण, चिंतन, मनन, ये सभी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन स्टार्ट हो जाता है बच्चों में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? इसका सही आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। ये इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला तीसरा क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस एक की विशेषता है? तो इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और जो भी कमियां हो
कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।